अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अल हक एजुकेशन सिस्टम। अल हक में आज हम बात करने वाले हैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया के बारे में। तो इंडिया में जो इस वक्त हिंदुत्व आइडियोलॉजी की जो वेव है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम इसके सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल इम्प्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से हिंदुत्व आइडियोलॉजी इतनी प्रोमिनेंट हो गई है, और इसके जो बेसिकली कोर बिलीव्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन जो माइनॉरिटीज़ की जो लाइफ है उसके ऊपर हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बेसिकली क्या इम्पैक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदुत्व आइडियोलॉजी बेसिकली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसका बेसिकली कहना यह है कि इंडिया एज अ नेशन इज ओनली फॉर हिंदूज, यानी कि जो इंडिया में जो रेजिडेंट होगा ना वो हिंदू होगा। ठीक है, मुसलमान, पारसी, यहूदी इनके लिए कोई जगह ही नहीं है वहाँ पे। तो दिस इज समथिंग शॉकिंग फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि आपको 1.5 बिलियन का ऑलमोस्ट 1.46 बिलियन एग्जैक्टली अगर बात करें तो पॉपुलेशन है इस टाइम इंडिया की दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। और उसके बाद चाइना है, दूसरे नंबर पे चाइना इस टाइम पे जो यूएन की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक। तो वहाँ पे इतना बड़ा जो डिवीजन है, एक्सट्रीमिज्म का इतना यानी कि ब्लड फेस है, तो वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के आप कह सकते हैं कि रूप में सामने आया है। तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है फॉर द वर्ल्ड। अब इस जो आइडियोलॉजी की जो ट्रेसेस है ना, ये आप 20वीं सदी से ज़्यादा पुरानी नहीं है। लाइक इन द 20th सेंचुरी 1925-30 से ये स्टार्ट होती है बेसिकली। ये आइडियोलॉजी एज एन आइडियोलॉजी कुछ लोगों में तो बड़ी प्रोमिनेंट थी फ्रॉम द 1800 जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे। इनफैक्ट उससे पहले भी अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग मुस्लिम रूल भी इंडिया में कुछ इस तरह के फैक्शंस होते रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंसी जो मिली है ना वो 1925 के बाद मिली है। तो हिस्ट्री में अगर बात करें तो आरएसएस जिसको हम कहते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है द राष्ट्रीय स्वयं सेवक, इस तरह का कुछ है प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो आरएसएस थी ये एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज एडवोकेटिंग द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी बेसिकली आरएसएस ने 1925 में इंट्रोड्यूस करवाई थी अपने मैनिफेस्टो में। बनी भी ये 1925 में ही थी ये आरएसएस, और उसने जो मैनिफेस्टो अडॉप्ट किया था वहाँ पे जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसको एक प्रोमिनेंट प्लेस दी थी। ये जो आरएसएस थी इसको केशव बाली राम हेगड़ेवार इसने बेसिकली बनाया था। अब ये जो बंदा था ना इसने बना तो दी है बट इसको प्रोमिनेंसी नहीं मिली इतनी। 1930 में एक बंदा आया जो सावरकर के नाम से, विनायक दामोदर सावरकर, ये बेसिकली हेड था आरएसएस का, 1930 में बना था ये। इस बंदे ने टोटली फ्लिप द कॉइन कर दिया। इसने बेसिकली कुछ की टर्म्स डिफाइन की कि हिंदू कौन होता है। ठीक है, इसने बेसिकली पूरे इंडिया को ये कहा जी कि जो हिंदू राष्ट्र हमें बनाना चाहिए। जो आजकल हम सुन रहे हैं ना राम राज्य का जो एक आप जाप सुन रहे हैं, तो बेसिकली ये वहाँ से ही हिंदू राष्ट्र से ही बेसिकली आया है। तो ये जो था ना इसने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हु इज़ अ हिंदू। अब ये जो टेक्स्ट था ना ये बेसिकली फाउंडेशन माना जाता है हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए। और ये आप कब लिखे गए थे? 1930 में। फिर 1947 आया, इस आइडियोलॉजी के टुकड़े हो गए क्योंकि पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बन गया। और ये जो था ना 1947 में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक रिलीजियस टेंशन भी बन गई, क्योंकि वहाँ पे मैसेकर्स हुए थे पाकिस्तान में हिंदूज का और इंडिया में मुसलमानों का। तो इसने रिलीजियस टेंशन छोड़ दी पीछे। अब ये जो चिंगारी थी ना जो 1947 में लगी थी रिलीजियस टेंशंस की, ये सुलगती आहिस्ता आहिस्ता 1992 तक पहुंच रही है। जब 1992 में बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में है इन उत्तर प्रदेश यानी यूपी, वहाँ पे ना एक मोब था, उसने एक बाबरी मस्जिद है वहाँ पे जो कि एम्परर बाबर के एक वजीर ने बनाई थी, बेसिकली ट्रिब्यूट था बेसिकली बाबर को। तो वहाँ पे ना कुछ हिंदुओं ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये जो है बर्थ प्लेस ऑफ उनके जो लॉर्ड रामा है उनकी बर्थ प्लेस है। अब इससे ना रिलीजियस टेंशन बड़े ज़्यादा एग्जवेट कर गए, यहाँ पे एग्रीवेशन स्टार्ट हो गई। तकरीबन 2000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, और ज़्यादातर ऑब्वियसली जिसमें मुस्लिम्स ही थे। फिर ये 2019 में कोर्ट वर्डिक्ट में आया जी कि वहाँ पे कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन हिंदुओं की जिद की वजह से हिंदुओं को ये मस्जिद की जो जगह है वो दी जाती है, मुसलमानों को एक अलहदा प्लेस दी जाती है। तो यहाँ तक ये नहीं कि ये 1992 में बड़ा ज़्यादा मसला ख़राब हो गया था। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री है। कोर बिलीफ्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 मेन कोर बिलीफ्स हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी के।
एक तो मैंने आपको बताया हिंदू फर्स्ट नेशन, यानी कि हिंदू सबसे पहले। दूसरा कल्चरल हेजेमनी है, यानी कि हमने कल्चरली भी, हमारा जो कल्चर है ना वो सबसे अच्छा है, बाकी सबका कल्चर जाए बाढ़ में, हमारा जो कल्चर है दैट्स द मेन थिंग। और उसके अलावा हिस्टोरिकल रिविजनिज्म यहाँ पे, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है ना हमने उसको रिवाइज करना है। और फिर उसके अलावा जो हमने अपना जो एक अलहदा सर्किट बना देना है, एक्सक्लूजन एंड मेजोरिटेरियनिज्म को हमने प्रमोशन दे रही है। तो दीज वर द 4 टेनेट्स या बिलीफ्स, हम इसको इंडिविजुअली भी देखते हैं। इंडिविजुअली अगर बात करें तो हिंदू फर्स्ट नेशन का जो प्राइमरी यानी कि प्राइमरी फोकस है वो यही है कि जो हिंदूज है ना, इंडिया जो है वो हिंदूज के लिए ही है। अदर देन जो हिंदूज है ना, बाकी सारे जो माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज, उनका कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इफ़ यू रिमेंबर 1947 में इंडिया ने तो ये क्लेम किया था जी कि हम सेकुलर रहेंगे। लेकिन ये जो हिंदुता आइडियोलॉजी है, इसने बेसिकली जो 80% हिंदूज हैं इंडिया में रहते हैं, उनको अपने एक चपेटे में ले लिया, अपने एक आप कह सकते हैं स्फीयर में ले लिया। और वहाँ से ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ की जो डोमिनेंसी है पब्लिक में, वो 80% जो लोग हैं उन्हीं को उन्होंने एग्रीमेंट करना शुरू कर दी है। उन्हीं को कहा जी कि आपका ही कल्चर है, आपकी वैल्यूज़ है, आपका ही सब कुछ है। बाकी जो मुसलमान है, बाकी जो हिंदूज़ है, बाकी जो आपके ज्यूज़ हैं, बाकी जो पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो सारे के सारे यहाँ से हिंदुज़म से इंडिया से बिलोंग नहीं करते। वो एक्चुअली इन्वेडर्स हैं, बाहर से आए हुए हैं। वो कुछ अरब्स हैं, कुछ आपके यूरोपियंस हैं, कुछ अंग्रेज़ हैं, तो इस तरह की चीज़ें। दूसरा जो था वो कल्चरल हेजेमनी था। जो हिंदुता आइडियोलॉजी है उसका मेन जो टेनट है ना वो बेसिकली यही है कि हमने कल्चरल यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है। जो और वो कल्चर भी कौन सा कल्चर, वो वाला जो कि हिंदुज़म का कल्चर है, ठीक है, जो हिंदू बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस करता है। वहाँ पे हालांकि आप इमेजिन करें, यहाँ पे मल्टीपल कल्चर्स हैं इंडिया में पाए जाते हैं। अगर साउथ में चले जाए कुछ और कल्चर है, नॉर्थ में चले जाए कुछ और कल्चर है। इनफैक्ट मैं आपको अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो साउथ में औरत जो है उसके पास हेरिडिटरी है राइट प्रॉपर्टी के, लेकिन नॉर्थ के साइड पे हिंदुज़म में ये है ही नहीं। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है हिंदुज़म इटसेल्फ में, तो अब वो एक यूनिफॉर्मिटी कैसे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 22 इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 400 के करीब लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इन इंडिया अनऑफिशियली, ठीक है। इसके अलावा रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ है, रिलीजियस जो डाइवर्सिटी है वो तो है ही अलग, जिसमें मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसीज हैं, ज्यूज भी हैं कुछ। तो यहाँ पे जो हिंदुज़म बात करता है, सॉरी हिंदुता आइडियोलॉजी जो बात करती है, दैट टॉक्स अबाउट द कल्चरल डोमिनेंस, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। और इसी में हम आगे जाके मैं बात करूँगा कि किस तरह ये आखिर ये बना रहे हैं कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटी हमने लेके आनी है। नेक्स्ट जो है वो हिंदू हिस्टोरिकल रिवाइवलिज्म है। हिस्टोरिकल रिवाइवलिज्म से क्या मुराद है कि हिंदू जो है ना वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं। बेसिकली जो हिंदू के जो हिंदुता आइडियोलॉजी के प्रोपोनेंट्स है ना, उन्होंने बेसिकली हिंदू को पोर्ट्रे किया कि वो विक्टिम्स ऑफ द पास्ट है। यानी कि मुसलमान रूल पहले 1000 साल मुसलमानों ने रूल किया, फिर 200 साल अंग्रेज़ों ने रूल किया। तो वो फ्रेम कर रहे हैं अपने आप को कि हमें ये जो है ना पावर, लॉस पावर, हमने उनको उसको रीगेन करना है। और ये जो बेसिकली नैरेटिव है ना, ये इसको हिस्टोरियंस जो है ना, असली वाले हिस्टोरियंस वो नहीं मानते। के हबीब के नाम से, सॉरी के मोहम्मद है, आरिफ क्या नाम है उनका, हबीब नाम से मैं भूल गया उनका नाम। तो वो अच्छे हिस्टोरियन है, उन्होंने बेसिकली काफ़ी कुछ लिखा है इस बारे में। इरफान हबीब, हाँ इरफान हबीब के नाम से है। तो उनका आप नेट पे जाकर देखेंगे, आपको बड़ी चीज़ें मिलेंगी अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। तो वहाँ पे हिस्टोरियन जो है ना वो इसके अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी जो हिंदुज़म है ना, हिंदुता आइडियोलॉजी के प्रोपोनेंट्स है, वो इस चीज़ को बड़ा स्ट्रॉन्गली एक प्रेजेंट करते हैं कि हिंदू जो है ना वो पिछले 1000 साल से विक्टिम्स रहे हैं। तो अब ये जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जो इसका फ़ायदा उठाते हैं ये वाले अपने हिंदुता आइडियोलॉजी के प्रोपोनेंट्स। इनमें पर्टिकुलरली RSS है, VHP है, विश्व हिंदू परिषद से हम कहते हैं, इस्कॉन है एक इनका इदारा। तो ये वो सारे ग्रुप्स हैं जो कि बेसिकली अपनी हिस्टोरिकल रिवाइवलिज्म की तरफ जा रहे हैं या चाहते हैं। और ये क्या कहते हैं कि रिलीजियस जो अदर रिलीजियस ग्रुप्स हैं ना, वो थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री जो है ना उसमें उनकी कोई जगह नहीं है, उन्हें हमें मिटाना है और अपनी हिस्ट्री को रिवाइव करना है। थर्ड थिंग जो है वो करते हैं जी कि हम कहते हैं जी कि हमने हिंदुज़म जो है ना, वो हिंदुता जो है वो एक यूनिक सी चीज़ है, ठीक है।
और वो मैनिफेस्ट करते हैं इंटॉलरेंस एंड प्रेजुडिस टुवर्ड द रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो माइनॉरिटीज़ है ना उसको अपने सोशल आइसोलेशन की तरफ लेके जाते हैं। जिन मुसलमानों से बाइकआउट शुरू कर देंगे, रिलीजियस इंटॉलरेंस को प्रमोट करेंगे, ये वाले जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जो प्रमोटर्स हैं, ठीक है, ये अजीब यानी कि गलत बातें फैलाएंगे माइनॉरिटीज़ के हवाले से। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट से वाकफियत रखते हैं तो बाकायदा वेव चल रही है अगेंस्ट मुस्लिम्स, एक्स मुस्लिम के नाम से। अगर आप जाके ना यूट्यूब पे सर्च करें एक्स मुस्लिम के नाम से तो आपको बड़ी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। लेकिन कुछ हमारे लोग हैं काम कर रहे हैं, जैसे आमिर हाक़ हैं, कैसर अहमद राजा हैं, मुफ्ती असर वाजिदी हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, ये सारे लोग काम कर रहे हैं अगेंस्ट दीज पर्टिकुलर। इसके अलावा सैम स्टॉलन साहब हैं, तो ये सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें मुस्लिम्स की तो मुस्लिम 18% है तकरीबन इंडिया में, और ये छोटा नंबर नहीं है फॉर अ बिग कंट्री लाइक इंडिया, यानी कि ये तकरीबन पाकिस्तान से भी ज़्यादा बन जाएगी अगर काउंटिंग एग्जैक्ट काउंटिंग में बात करें। अब तकरीबन 30 करोड़ तो बन जाएंगे। क्रिश्चियन जो हैं वो भी काफ़ी तादाद में 2.3% है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो इंटॉलरेंस का जो सर्कल है ना, ये पर्टिकुलरली मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान ज़्यादा है। अब इसकी एग्जांपल्स आपको गुजरात का जो वाक़या हुआ था 2002 में, वो आप समझौता एक्सप्रेस का 2007 का वाक़या आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद 1992 वाक़या याद होगा, ज्ञान वापी मस्जिद ये अभी 2000, ये तो बड़ी रिसेंट है, 2022 की बात है, ठीक है। कश्मीर में ये जो सब कुछ कर रहे हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो टैक्टिक्स हैं, ये बिलीव्स हैं बेसिकली, जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कोर बिलीव्स और इसके मैनिफेस्टो में शामिल है। अब हम बात करेंगे कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी आखिर ऑपरेट कैसे करती है, वी विल टॉक अबाउट दैट। पहले हम बात करते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी की जो फैमिली है, तो उसमें आरएसएस मेन है। आरएसएस जो है ना वो दैट्स द यानी कि सेंट्रल फिगर। अब उसके अराउंड जो है आपका वीएचपी है एक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपने अभी ये याद रखना है, चार जब आते हैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बारे में मैं ना नेक्स्ट स्लाइड में आपको फर्दर इनका इंडिविजुअल जो रोल है वो भी बताऊँगा। बीजेपी है, उसके अलावा आपका सेवा भारती एबीवीपी है, एचएससी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये वो सारे हैं जो कि ये बेसिकली मीडिया को संभालती है, ये जो एबीवीपी ये मीडिया को संभालती है। तो ये बेसिकली चार इसके कंपोनेंट्स हैं, चार टेनेट्स हैं बेसिकली, ये मेन है, बाकी भी हैं उसके, और बाकी अगर आपने देख लिया तो ये आप पढ़ लें। इसमें ये ग्लोबल लेवल पे जो ऑपरेट कर रहे हैं ना, जो आरएसएस के जो फैक्शंस हैं जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दी है, आप इसको देख सकते हैं। अब हिंदुत्व आइडियोलॉजी बेसिकली ऑपरेट कैसे करती है इन द सोसाइटी। अब ये क्या करते हैं, पहले ये ना 4 लेवल पे काम करते हैं। पहले लेवल पे ये सोशल लेवल पे काम करते हैं। सोशल लेवल पे क्या करते हैं, सोशल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आम लोगों की, और इससे ना इनके पास लोगों की हमदर्दी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जब हमदर्दी आती है तो फिर ये दूसरा अपना वार खेलते हैं, दूसरे लेवल पे जाते हैं, रिलीजियस लेवल पे ये क्या करते हैं, ये एक तो हिंदू जो है ना उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर जो इनका मिलिट्री विंग है ना, ये माइनॉरिटीज़ पे हमला करता है। जब ये माइनॉरिटीज़ पे हमला करता है फिर ये रिलीजियस परसिक्यूशन की तरफ जाते हैं। अब ये जो रिलीजियस परसिक्यूशन होती है, इससे क्या होता है, इससे कम्युनल जो डिसहार्मनी है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो ग्रेवनेस है ना वो ज़्यादा होती है, दरारें पड़ती हैं विद इन द कम्युनिटी, मुस्लिम और हिंदूज के दरमियान एक रिफ्ट ऑफ हेट पैदा हो जाएगी। अब इससे क्या होता है, अब इससे करते हैं ये कि ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट करते हैं। अब ये पब्लिक ओपिनियन शेप कैसे करते हैं, 3 चीज़ों से बेसिकली करते हैं। एक तो पॉलिटिकल विंग जो है इनके, जैसे बीजेपी है वो एंटाई मुस्लिम समझी जाती है, तो ये डायरेक्टली जो पॉलिटिकल जो आपके फैक्शन है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर मैस मीडिया जो है, मैस मीडिया में सोशल मीडिया पे आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाएगा, प्रिंट मीडिया पे आ जाएगा। तो मीडिया में आप देखते हैं कितना एंटाई मुस्लिम जो आपका कंटेंट है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि अगर हम इंडियन चैनल्स को पाकिस्तान में अलाउ कर देना तो हर पाकिस्तानी उठ के इंडिया में जाके हमला करना शुरू कर दे। वो इतना गंदा कंटेंट पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ बनाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल विंग्स का तो आपको पता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और फिर थर्ड जो इनका हथियार होता है, थर्ड जो टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं, वो सोशल आइसोलेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मुसलमानों, अब कोविड के दौरान क्या हुआ था, कोविड के दौरान ना मुसलमानों का बाइकआउट, मुसलमान कम्युनिटी का बाइकआउट कर दिया था, पर्टिकुलरली हिंदूज़ ने। और दिस वाज शॉकिंग यार, इतना ज़्यादा बड़ा दशका लगा हुआ है पूरे मुल्क को, और आप लोग
फिर भी अपनी हेट जो मॉन्गरिंग है, वॉर मॉन्गरिंग है, वो टैक्टिक्स उनको बाज नहीं आ रहे। तो ये सब चीज़ें, अब ये 3 जो चीज़ें ना, ये आपका सोशल लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पे चल रही होती है। जब उनको पॉलिटिकल उनके जो राइट्स हैं, सोशल आइसोलेशन है, सब कुछ चल रहा होता है। अब इन तीनों चीज़ों को बेसिस बना के ना लीगल लेवल पे भी चीज़ों को ख़राब किया जाता है। पॉलिटिकल जो विंग्स है ना, वो जैसे कि बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे कवानीन बनाए हैं जो कि एंटी मुस्लिम है, जैसे CAA जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसी तरह आपका NRC है, ठीक है, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन है। तो ये वो सारे कवानीन हैं जो कि एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटीज़ है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। और अब इस वजह से पब्लिक सपोर्ट भी होती है। अब पब्लिक सपोर्ट क्यों होती है? क्योंकि मीडिया और पॉलिटिकल विंग ने पब्लिक ओपिनियन को शेप कर दी है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों की वजह से होता क्या है? इन सब चीज़ों की वजह से बड़ा ख़तरनाक एक खेल होता है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है, जैसे का आर्टिकल 370। ठीक है, रिसेंटली एक इंडिया का एक सूबा है, आई गेस महाराष्ट्र था, आई एम मिसिंग दैट द नेम ऑफ दैट प्रोविंस, आप नेट से चेक कर लीजिएगा। उसने जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसको लागू कर दिया, यानी कि यूनिफॉर्म यूसीसी को उन्होंने लागू कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब उससे क्या होगा कि जो हिंदू और मुसलमान शादी करेंगे ना, वो भी सेम तरीके से करेंगे। यानी कि स्टेट इतनी ज़्यादा डीप रूटेड हो चुकी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के, जो माइनॉरिटीज़ की जो लाइफ है ना, लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, वो भी इफेक्ट हो रही है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि RSS के आगे 4 विंग है। वो 4 विंग किस तरह है? अब ये इस मैप में आप बड़े सीधे से देख सकते हैं, RSS है। अब यहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि कौन सी जमात क्या कर रही है, कौन सा विंग आखिर कर क्या रहा है। मैंने पहले तरीकाकार ये इस स्लाइड में तरीकाकार बता दिया आखिर किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। तो ये वो तरीका है, ये वो बेसिकली फैक्टर्स हैं जो कि इस तरीकाकार को प्रमोट करते हैं। इसमें RSS जो है ना, वो दैट्स अम्ब्रेला। इसके आगे फिर 4 विंग है। इसमें बीजेपी जो है ना, वो पॉलिटिकल विंग है। VHP जो है, विश्व हिंदू परिषद, इस तरह कुछ इसका नाम है एग्जैक्ट पूरा, ये आप नीचे पढ़ लीजिएगा। ये रिलीजियस विंग है, ये बेसिकली रिलीजियसली ऑपरेट करते हैं। फिर सेवा विभाग जो है, वो सोशल सर्विसेज, जो मैंने आपको बताया था। बजरंग दल जो है, वो इनका मिलिटेंट विंग है। अब ये जो लीगल मैटर था ना, वो ये बीजेपी, ये लीगल एंड पॉलिटिकल जो मैटर था ना, वो बीजेपी संभालती है। और बाकी जो सोशल जो इनके स्टेप्स है, वो संभालते हैं बाकी 3 फैक्शंस। और जो इनकी अम्ब्रेला जो कॉर्पोरेशन है, वो है RSS। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि आखिर RSS किस तरह ऑपरेट करती है। कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हिंदुत्व आइडियोलॉजी इतना ज़्यादा प्रमोट कर गई है? पहला सबसे जो मेन फैक्टर है, दैट वाज 1980 में जो आपके बीजेपी चला, वो बनी थी। यानी कि बीजेपी की जो फॉर्मेशन थी इन 1980 हुई थी, और बीजेपी मर्ज हुई है 2014 में बेसिकली एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। यानी कि उनको सिंपल मेजोरिटी मिल गई है विद 282 सीट्स सॉरी। अब 282 सीट्स काफ़ी होती हैं, और लोकसभा में कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए, कोई भी लीगल चेंज करने के लिए, अब ये इतना ज़्यादा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से इन्होंने काम किया जी कि 2019 के जनरल इलेक्शन में फर्दर इन्होंने एक और विक्ट्री हासिल की और 303 सीटें इनको मिली। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है इनका, ये एक क्रिज्मेटिक लीडर के तौर पर उभरा है एज द प्रोपोनेंट ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी। तो ये बड़ा यहाँ पे सेंटिमेंटल इशू है, यहाँ पे बड़ा एक आप कह सकते हैं क्रिटिकल इशू है। ये योगी आदित्यनाथ जो इनका है, ये CM ऑफ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश बेसिकली आप सबसे ज़्यादा, यानी कि जहाँ पे कश्मीर के बाद मुसलमान रहते हैं, वो उत्तर प्रदेश है। और वहाँ पे जो ये बंदा परसिक्यूशन कर रहा है मुसलमानों की, दैट्स लाइक बियॉन्ड लिमिट। तो ये भी ताल्लुक़ रखता है बीजेपी से। दूसरा जो फैक्टर है वो कम्युनल टेंशंस है। अब 2 कम्युनिटीज़ रह रही हैं इंडिया में, हिंदू और मुसलमान। अब ये जो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, उनकी रिफ्ट तो पड़ गई थी 1947 में, जब कम्युनल वायलेंस हुआ था। 2002 में गुजरात में एक वाक़या हुआ था जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग कत्ल कर दिए गए थे। अब ये वाक़या क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये वाक़या हुआ था बेसिकली मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लड़ाई का। अब उस वक्त जो कोइंसिडेंटली आप कह लें या डेलिबरेटली कह लें कि उस वक्त जो गुजरात का CM था ना, वो था प्राइम मिनिस्टर, जो इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर है मोदी।
मोदी को बुचर ऑफ द मुस्लिम भी कहा जाता है, बुचर ऑफ द मुस्लिम्स बेसिकली। अब इस वाक़े ने एक सोशल डिवाइड कॉज कर दी और इसको एक्सप्लॉइट किया हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स ने, और इस वाक़े की जो आप कह सकते हैं बेस पे ना उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया अगेंस्ट मुस्लिम्स। हालांकि मुस्लिम ही उसमें प्रोसिक्यूट हुए थे। थोड़े दिन पहले, अभी 5-6 महीने पहले बेसिकली एक रेप जो केस था 2002 का रेप केस, जो इन्हीं कम्युनल वायलेंस के केस, रेप उन्हीं यानी कि उसके दौरान की रेप हुआ था एक औरत का। उसके जो 20 साल बाद तकरीबन उसके जो मुजरिम थे उसको छोड़ दिया गया बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये इतना ज़्यादा यानी कि एग्रीवेटेड इशू है कम्युनल टेंशन। अब ये जो कम्युनल टेंशन है ना, इसकी वजह से आपके हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है ना वो फ़ायदा उठाती है और लोगों में प्रमोट होती है, क्योंकि जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो हिंदुओं को बड़ा सूट करती है बेसिकली। क्योंकि वहाँ पे अब मैंने आपको बताया सोशल उनको अम्ब्रेला मिल रहा है, वहाँ पे रिलीजियस अम्ब्रेला मिल रहा है, तो इस वजह से बड़ा सूट करती है हिंदुओं को। लेकिन इस वजह से ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के प्रोपोनेंट्स है ना वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, और वो कैरी आउट करते हैं टेंशंस बिटवीन द कम्युनिटीज़ फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। दूसरा जो बड़ा इनका था, थर्ड जो बिगेस्ट इंडिकेटर है वो जी इकोनॉमिक एंजाइटी है। अब हुआ क्या जी कि 1990 में ना इंडिया ने लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी अपनाई थी उससे अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया फॉर द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन दुनिया में चल रही थी, इसी के चलते हुए इंडिया ने इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन थी उसको अपनाया था प्राइम मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। अब इससे हुआ क्या, बेसिकली इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट हुई और रैपिड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुई। अब इस रैपिड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से जो ट्रेडिशनल लोग थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, वो बड़े खौफजदा हो गए। जब वो खौफजदा हुए ना तो फिर उन्होंने लोगों को अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की तरफ आने के लिए बुलाया और इसका इस्तेमाल किया उन्होंने किस चीज़ का, फिर से हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, कि यार हिंदुत्व जो है ना, इंडिया जो है ना वो हिंदूज़ के लिए है, हिंदू जो है वो आइडेंटिटी है इंडिया की और इंडिया आइडेंटिटी है हिंदुओं की। तो इसी तरह जो हिंदुत्व जो अपील है ना वो बड़ी उन्होंने रीज़नेबल लगी फॉर लोकल लोगों को। इनफैक्ट अगर आजकल की भी अगर आप इंडियन मीडिया लगाए ना तो वहाँ पे आपको बड़ा मेक इन इंडिया विद भारत जोड़ो यात्रा, ये सारी चीज़ें आपको ना बड़ी इजीली मिल जाएगी। तो दिस वाज समथिंग इकोनॉमिक एंजाइटी यहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा प्रोटेक्शनिस्ट जो इनका एनवायरनमेंट था ना टुवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन, वो भी काम आया फॉर द राइज ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी। लास्ट जो फैक्टर जो मैंने इंक्लूड किया है दैट्स कि ग्रॉस रूट मोबिलाइजेशन बड़ी अच्छी की आरएसएस ने ना बेसिकली 50,000 के करीब तकरीबन लोकल ब्रांचेस कायम की हुई है। अब ये लोकल ब्रांचेस क्या करती हैं, ब्रांचेस वही काम करती हैं जो पाकिस्तान में आप कह सकते हैं मदरसा सिस्टम वाला हिसाब है। यानी कि ये लोगों को ट्रेनिंग देती हैं, ये पॉलिटिकल विंग, मिलिट्री विंग और सोशल विंग, सारे के सारे इनका होता है। यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती हैं। जमात दावा का आप कह सकते हैं, इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सोशल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं और यहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी को भी प्रमोट किया जाता है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी बेसिकली यहाँ पे इनके दिमाग में ये भरा जाता है कि हिंदू जो है ना वो बड़े प्रोमिनेंट सुपीरियर है बाकी लोगों से, तो इस वजह से हमें इंडिया के लिए काम करना है। और आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया, ये जो सब कंट्रेंट का खिता है, यहाँ पे एजुकेशन और कॉन्शियसनेस की बड़ी कमी है। इस वजह से जो ग्रास रूट के लोग हैं ना वो बड़े इनसे अटैचमेंट फील करते हैं। दूसरा जो है वो इकोनॉमिकली बड़े डिप्राइव है लोग, जो इकोनॉमिकली डिप्राइव हो यहाँ पे सोशल जो उनको बेनिफिट होते हैं उसके बदले वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये इन्फ्लुएंस करती हैं पब्लिक ओपिनियन को टुवर्ड्स द पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी। अब हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मसला क्या है, आखिर क्यों हम इतना खिलाफ बातें कर रहे हैं? तो यार सबसे जो बड़ा मसला है ना वो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को मसला है, हमें मसला नहीं है, ठीक है। तो जो क्रिटिक्स है ना हिंदुत्व आइडियोलॉजी के, वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है ना, यानी कि अब मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है, अब हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है दैट्स बेसिक दैट टॉक्स ओनली फॉर हिंदूज नॉट टू द अदर कम्युनिटीज। ये क्या करती है, ये जो सेकुलर प्रिंसिपल्स है ना उनको अंडरमाइन कर देती है। जबकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एस्टेब्लिश ही किस बुनियाद पे हुआ था, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। क्योंकि उस टाइम पे जो कांग्रेस जमात लीड कर रही थी उन्होंने प्रॉमिस किया था यहाँ के माइनॉरिटीज से कि हम लोग आपको सेकुलर एक कंट्री प्रोवाइड करेंगे। इसी वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो इंडिया में है,
पाकिस्तान में अभी की तादाद में अगर बात करें तो 26 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, इंडिया में तो 30 करोड़ के करीब है। तो दिस इज एन इशू। दूसरा जो इशू है ना वो माइनॉरिटी राइट्स का है। अब ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी ना, ये बेसिकली एक रिलीजियस फैनेटिक एक आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह से जो आपके हिंदुत्व जो थ्रेटन ना वो करते हैं किसको, माइनॉरिटीज़ को। ठीक है, जो माइनॉरिटी राइट्स है ना वो बड़े जियोपॉलिटाइज हो जाते हैं। यहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है इंडिया में, जो यानी कि डिस्पाइट सो मच लार्ज नंबर मुस्लिम्स आर फेसिंग हेट्रेड फ्रॉम द हिंदूज। वाई? बिकॉज ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी। इसी तरह जो रिलीजियस क्रिश्चियन माइनॉरिटी है वो भी इसी तरह मसला कर रही है। अब ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना, ये क्या काज करती हैं, ये सोशल कोहेजन में मसला काज करती है। हिंदुत्व का जो राइज है वो हिंदुओं को तो इकट्ठा कर देगा, लेकिन मैंने आपको बताया हिंदुओं में भी अंदर इतनी ज़्यादा डिवाइड है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो जब सोशल कोहेजन नहीं कायम होगी तो उससे क्या होगा, कम्युनल वायलेंस जो है वो बढ़ेगा, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा। इससे सोशल हार्मनी को मसाइल कायम हो गए इंडिया। और ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट कहाँ करेगा, ये पाकिस्तान में भी इम्पैक्ट कर रहा है, ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहेगा। और फिर जो लास्ट चीज़ है ना, वो इंडिया का इंटरनेशनल इमेज है, दैट इज आल्सो इफेक्टेड बाय द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। जो परसेप्शन है ना इंडिया की कि इंडिया एक सेकुलर फाउंडेशन है, सेकुलर मुल्क है, वो चेंज होती नज़र आ रही है। इंटरनेशनल जो हमारे इदारे हैं, इंटरनेशनल जो कंट्री है, वहाँ पे इंडिया की जो परसेप्शन है ना वो चेंज होती हमें मिल रही है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो है ना उनमें मसाइल हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो यूएई में अभी इन्होंने रिसेंटली एक मंदिर बनाया है हिंदुओं ने। अब कल को मुसलमानों की तरफ से तो सेम रिएक्शन आना ना, यार आप मस्जिदें ढाते जाएंगे और हम आपके मंदिर थोड़े बनाएंगे। ये तो अभी जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं लीडरशिप मुसलमानों की, वो ना है, इस वजह से मसाइल हो रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई रियल लीडरशिप बैठी होती तो ये मसाइल ना होते। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस वजह से हिंदुत्व आइडियोलॉजी इंडिया के सिनेरियो में एक प्रोमिनेंट फिगर बन जाती है फॉर द प्रोपोनेंट ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी। अच्छा, ये सारा आपने लेक्चर सुना है हमारा, आपका हमारी फैकल्टी जो है ना, दैट्स वेरी कॉम्पिटेंट फॉर CSS PMS एंड वन पेपर। यू कैन जॉइन दम थ्रू, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन्ड है, वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये जो व्हाट्सएप के लिंक्स है ना, ये हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको ज्वाइन करें। व्हाट्सएप के हवाले से ये जो CSS के हवाले से, PMS के हवाले से, गवर्नमेंट जॉब कोई भी किस्म की है ना, वो तमाम की तमाम फैकल्टी स्पेशलाइज्ड एंड प्रोफेशनल फैकल्टी हमारे पास है। तो आप लोग हमारी फैकल्टी में ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है, हमारी फैकल्टी में लेक्चरर भी शामिल है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी शामिल है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें अलाहाबाद के एजुकेशन सिस्टम को। आई कैन गारंटी यू कि आपको फ़ायदा होगा। आई होप कि आपको इस लेक्चर से भी फ़ायदा हुआ है एंड आपको हमारे से भी फ़ायदा होगा जो बैच हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।